भारत माता की थोड़ा सा जोश। भारत माता की वंदे वंदे। आवाज इतनी जाए कि पाकिस्तान तक कुछ अंश तो पहुंच जाए। खून नहीं दे सकते, शस्त्र नहीं चला सकते, तो काश आवाज पहुंचाने की तो कोशिश करें कि उन्हें भी समझ में आए कि हाँ, हमारा भी खून उबाले मार रहा है, बाहर निकलने के लिए, समझाने के लिए कि हम अपनी देश की सेना और देश के साथ खड़े हुए हैं। तो एक बार जितनी जान है, सारे बच्चे सब लोग मिलके भारत माता की। धन्यवाद। ये आया ना जोश, ये लगा मेरे भारतवासी हैं। आप सभी का, सभी राष्ट्रवादी चिकित्सकों का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब वो लोग हैं, वो देशभक्त हैं, वो राष्ट्र के लिए जीने वाले लोग हैं, जिन्हें जहाँ से भी एक इनविटेशन मिलता है कि देश के लिए बात हो रही है या हमारे समाज सनातन संस्कृति के लिए बात हो रही है, तो आप स्वयं अपने आप अपनी इच्छा से उस प्रोग्राम में आते हैं। और इसके लिए वो भी सैफ परिवार, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ या आपका धन्यवाद करती हूँ। अभी जो हमारी नृत्य नाटिका प्रस्तुत होने वाली है अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में, उससे पहले कुछ इस नृत्य नाटिका की भूमिका मैं आपको बता देती हूँ। अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में डॉक्टर ग्लैडविन ने भी अभी काफ़ी कुछ बताया। आप सब लोग बीमा कराते हैं, LIC कराते हैं। क्यों कराते हैं? इसलिए कराते हैं कि कल को जब मैं इस दुनिया में ना रहूं, मैं इस समाज में ना रहूं, तो मेरे परिवार को कोई दिक्कत ना हो, उसको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो अहिल्याबाई होलकर में रोल प्ले वर्क करने वाली हमारी डॉक्टर्स और उनकी बच्चियां हैं, वो मेरी सनातन संस्कृति और मेरे देश की LIC हैं, जीवन बीमाएँ। क्यों? क्योंकि जब आज से लगभग 20-30 साल बाद मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, तो ये वो बच्चियां हैं जो मेरे देश में मेरी संस्कृति को संभालेंगी, सजग रखेंगी। उनके सामने एग्जाम्पल होगा माता अहिल्याबाई होलकर का। क्यों? क्योंकि वो उसे सुन रही हैं, उसे महसूस कर रही हैं, उसके साथ जी रही हैं। और इस नृत्य नाटिका में कुछ एक्सपेक्टिंग मदर भी हैं। गायनाकोलॉजिस्ट होने के नाते कहना चाहूँगी, सोचिए उन्हें गर्भ में क्या संस्कार मिला है। उन्हें माता अहिल्याबाई होलकर का जीवन जीने को मिल रहा है, उसके थ्रू वो रोल प्ले कर रही हैं। तो उनके जो बच्चे अभी इस दुनिया में आएंगे, वो तो बचपन से ही सीख के आएंगे कि मेरी सनातन संस्कृति कितनी महान है। अहिल्याबाई होलकर जी का जो जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण या शिक्षा मैं लेती हूँ, अपने शब्दों में अगर बताऊँ, तो वो है कि भगवान की भक्ति और राष्ट्रभक्ति अलग अलग नहीं है। उन्होंने बचपन से शिव जी की बहुत बड़ी भक्त रही और उन्होंने समाज को दिखाया कि भगवान की भक्ति और राष्ट्रभक्ति साथ लेकर कैसे चला जाता है। हमारा अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा, जैसे महंत नवल किशोर दास जी ने अभी बोला, तो हम कहाँ मंदिर बनाएंगे? एक बार सोचिएगा ज़रूर। कहाँ आप सामाजिक कार्य करेंगे? अपनी राज्य की सीमाएं सुरक्षित करना, उसको सिक्योर करके रखना कूटनीति के तौर पर, एक योद्धा के तौर पर, उसके बाद ही आप भगवान की पूजा कर पाएंगे। भगवान कार्य आपके माध्यम से कराता है। पहले माध्यम तो बनिए अपने देश को सुरक्षित करने के लिए। और यहाँ पर एक एक व्यक्ति, मैं जानती हूँ ऐसा राष्ट्रवादी है कि जब वो अपने पूरे जोश में आएगा तो वो 1000 सेकुलर लोगों पर भारी होगा, इतना मुझे पूरा भरोसा है। उसके अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं से भी देश विरोधी या कोई भी पोस्ट आएगी तो वो उसका पुरजोर जवाब देगा। मुझे अपनी राष्ट्रवादी चिकित्सकों और उनके परिवारों के ऊपर ही भरोसा है, जिसके लिए हम ये सारे प्रोग्राम या कार्यक्रम कराते हैं। इस नृत्य नाटिका में जो भी आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, वो अपनी अपनी ब्रांच के स्पेशलिस्ट हैं, अपने बारे में अवधारणा रखते हैं, अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं, एक मातृशक्ति के रूप में आगे बढ़ते हैं। और एक डॉक्टर तो ऐसी हैं कि जिनके परिवार में आज उनके दोनों बच्चे बीमार हैं, उनके पति भी बीमार हैं, फिर भी अभी आपके सामने उन्होंने गणेश वंदना की। और इस नृत्य नाटिका में भी आपको उनका नृत्य देखने को मिलेगा। हर एक व्यक्ति को देशभक्ति दिखाने का माध्यम अलग हो सकता है। कोई गाने के माध्यम से दिखाता है, कोई बोल कर दिखाता है, कोई कुछ कार्य करके दिखाता है। लेकिन एक खतरा है जिसे मैं आप सबको एक महसूस कराना चाहती हूँ, उसे कृपया सोचिएगा ज़रूर। हमारे देश का स्वर्ग था कश्मीर। आप लोग भी कहीं ना कहीं मानते होंगे कि हमारे हाथ से जा रहा है।
धारा 370 हमने हटा दी, लेकिन वहाँ की डेमोग्राफिक बदलाव जो है उसको हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि डेमोग्राफिक बदलाव जो एक बार हो जाता है आप उसे रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। तो देश का स्वर्ग आपके हाथ से पार्शली चला गया। आपके सोनार बंगला, जो हमारे पुरातन काल में हमारे भारतवर्ष की सबसे फर्टाइल लैंड, सबसे ज़्यादा राजस्व पैदा करने वाला राज्य जिसे बंगाल कहा जाता है, बैटल ऑफ पलासी, आप लोगों ने सुना होगा। बैटल ऑफ पलासी के बाद ये मान लिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में राज्य पूरी तरह स्थापित हो गया। आखिर क्यों? बंगाल और कलकत्ता में ही ऐसा क्यों था, जबकि बाकी जगह तो बहुत जगह उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे? क्योंकि सबको पता था कि अगर बंगाल पे कब्जा हो गया तो राजस्व, देश का जो एक धन था, बहुत बड़ा धन, वो अंग्रेजों के हाथ लग जाएगा और वो उसी धन को पूरे भारत देश में आपके विरोध में यूज़ करेंगे। वो उन्होंने किया। उसी के माध्यम से उन्होंने हमारे देश के लोगों को खरीदा, अपने ही देश के लोगों के लिए अगेंस्ट खड़े हुए, और यही कारण बना कि हम धीरे धीरे गुलाम होते गए। खतरा ऐसा नहीं है कि जब आपके घर के बाहर आग लगेगी तभी वो खतरा माना जाएगा। खतरा बहुत दूर से है, नज़र उठा के उसे समझने की, देखने की कोशिश करिए। माना आप शस्त्र नहीं चला सकते, माना आप बॉर्डर पर नहीं लड़ सकते, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी लड़ाई है नैरेटिव्स की लड़ाई। नैरेटिव्स मतलब एक सोशल पोस्ट लागू कर दी जाती है, फ्लो कर दी जाती है और सब उसको फॉलो करने लगते हैं, जैसे संविधान के ऊपर खतरा है। एक फॉल्स नैरेटिव जो अभी डॉक्टर सचिन ने आप सबके माध्यम से उसे ब्रेक करने की कोशिश करी। लेकिन अगर हम आवाज़ ही नहीं उठाएंगे राष्ट्रवादी लोग, तो कहीं ना कहीं हम अपने देश के लिए इनडायरेक्टली कहूँ या डायरेक्टली कहूँ, उन गद्दारों के साथ ही खड़े होंगे। और ये चीज़ हमें अब समझनी होगी। अब समय आपके सीमाओं पर युद्ध लड़ने का नहीं है, देश के अंदर युद्ध लड़े जाते हैं और उसके अगेंस्ट आप लोग कृपया खड़े होइए, अपनी आवाज़ को मुखर उठा करिए। अन्यथा समय के साथ हमारे पास कश्मीर, बंगाल, केरला, कहाँ तहाँ तक भागेंगे। क्या ना डॉक्टर ग्लाडविन का जो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, अंत में महासागर में कूद के या तो जान दे दोगे या कन्वर्ट हो जाओगे। करना क्या है ये आप डिसाइड करिए। अभी कम से कम अपने इस कोकून से बाहर निकलिए। हर चीज़ को भूलने की आदत मत डालिए, हर चीज़ को माफ़ करने की आदत मत डालिए, वरना इतिहास की एक बहुत बड़ी बात है जो आप सब समझ के रखिएगा। जिस समाज ने, जिस देश ने अपना इतिहास भुलाया है, कालांतर में उससे दुगनी तिगनी कीमत उस समाज ने फिर से दी है। ये ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान भी आपका हिस्सा था, पाकिस्तान भी आपका हिस्सा था, बांग्लादेश भी आपका हिस्सा था। कितना बटेंगे, कितना कटेंगे, ये आपको कहीं ना कहीं सोचना होगा। माता अहिल्याबाई होलकर ने जो ऑपरेशन सिंदूर, और उनको अगर मैं आपस में रिलेट करूं तो कूटनीति का अपने शासनकाल में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। उन्होंने जो युद्ध किए थे उसमें वो बहुत कूटनीति से कार्य करती थी। वो बहुत अच्छी हॉर्स राइडर थी, बहुत अच्छे हाथी पर बैठकर युद्ध करती थी। और जब कभी उन्हें लगता था कि कोई पास का राजा उन पर आक्रमण करना चाह रहा है या मुगल काल का कोई शासक उन पर आक्रमण करना चाह रहा है, तो आसपास के राजाओं को एकजुट करती थी। कहती थी कि आज ये हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, कल आपके ऊपर भी बारी आएगी। और अपनी सेना के लिए ध्यान रखती थी कि पूरी रसद मेंटेन रहे, हथियारों की सप्लाई मेंटेन रहे। इसलिए उन्होंने 30 साल का एक इतना एग्जाम्पलरी शासन किया। और इकोनॉमिस्ट के रूप में भी माता अहिल्याबाई होलकर को अगर देखा जाए तो उनसे बड़ा कोई अर्थशास्त्री नहीं हो सकता। उन्होंने अपने राज्य की राजधानी महेश्वर को बनाया। महेश्वरी सिल्क आप सबने बहुत सुना होगा और आजकल बहुत फेमस भी है, सब लोग उसे पहनते हैं। महेश्वरी सिल्क पैदा होने की वजह से उस मालवा का जो राजस्व था वो उस समय, जो आज के समय इंग्लैंड की पूरी इकोनॉमी है, अगर मैं उस समय के पैसे के अकॉर्डिंग कंपेयर करूं तो लगभग 2 गुना था। लेकिन सबसे बड़ी बात सोचिएगा, माता अहिल्याबाई होलकर ने अपना जो भी राजस्व था उसका 80% हिस्सा सामाजिक कार्यों और सनातन धर्म पुनरुत्थान पे खर्च किया। हम में से कितने लोग आज ये सोचते हैं कि अपने देश की सुरक्षा के लिए हमें भी खर्च करना चाहिए, हमें भी कार्य करना चाहिए। खाली टैक्स पैसे दे दिए वो सरकार अपने आप करेगी, लेकिन हम क्या करेंगे ये भी सोचना कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक है। तो इकोनॉमिस्ट के रूप में जिन लोगों को लगता है कि महिला एक कुशल शासक नहीं हो सकती, महिला एक
कुशल योद्धा नहीं हो सकती, महिला एक कुशल इकोनॉमिस्ट नहीं हो सकती। तो ये सारे नैरेटिव्स जो ब्रेक करे वो माता अहिल्याबाई होलकर ने किए। तो माता अहिल्याबाई होलकर आज के समय में ऐसा एग्जाम्पल है जो हमारे देश की प्रत्येक महिला एवं पुरुष मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि पुरुष भी अपनी साइकोलॉजी रखते हैं। मैंने अधिकतर देखा है जब भी राजनीति में बात आती है तो पुरुष के साथ में दिमाग होता है, अरे ये तो महिला है। बुरा मत मानिएगा, कम से कम मैंने सबके सबकॉन्शियस माइंड में एक नैरेटिव देखा है। उन्हें लगता है कि ये तो महिला है, ये क्या करेगी। ऐसा नहीं है। हमने जब अपनी छोटी बच्चियों को किस ढंग से पाला वो बड़े होकर वैसे रिएक्ट करती हैं। माता अहिल्याबाई होलकर की जब 10 वर्ष में विवाह हुआ, उससे पहले उनके पिताजी ने उन्हें बचपन से शिक्षा दी और उनके ससुर और उनके मेंटर या जो उनको अपनी बेटी के समान मानते थे उन्हें शस्त्र शिक्षा दी। शस्त्र और एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें साथ साथ सिखाया गया। तो जैसा सिखाया गया, मतलब आप बच्ची को बचपन से ये सोच के पालोगे कि बेटा तुम्हारी शादी होनी है, बेटा तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए, तुम्हें घर जाके दूसरे के घर जाना है। क्या मतलब है इन वाक्यों का? ये वाक्य होने चाहिए, लेकिन बेटा बेटी दोनों के लिए। खाना बेटे को भी बनाना पड़ सकता है, खाना बेटी को भी बनाना पड़ सकता है। अकाउंट्स देखना बेटे को आना चाहिए तो बेटी को भी आना चाहिए। अगर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बेटे को आनी चाहिए तो बेटी को भी आना चाहिए। तो जब आप बेटी को पालते तो इस मानसिकता के साथ है, बेटा दूसरे के घर जाके खाना बनाना है, दूसरे के घर जाके तुम्हें ये करना होगा, दूसरों का ऐसे करना है, तो आप उससे एक्सपेक्ट कैसे कर सकते? तो माता अहिल्याबाई होलकर को जब पाला ही इस ढंग से कि तुम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनी हो, तुम एक समाज या शासक के रूप में बनी हो, तो उन्होंने वो करके दिखाया। और माता अहिल्याबाई होलकर के समकक्ष आपको 2 एग्जाम्पल बता दूं जो हिस्ट्री में कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे। माता अहिल्याबाई होलकर 1725 में पैदा हुई और पानीपत की तीसरी लड़ाई, अगर आप सबको याद हो तो 1761 में लड़ी गई। मतलब उधर तो आपका पलासी का युद्ध और इधर पानीपत की लड़ाई उसके बाद। तो इसका मतलब अंग्रेजों का शासन अभी पार्शियली एस्टेब्लिश था, फुली एस्टेब्लिश नहीं था। उस युद्ध में, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं की बहुत भयंकर हार हुई और ऑपरेशन सिंदूर जो आज आपको लग रहा है कि आपके 26 सिविलियन मारे गए, जानते हैं उसके बाद 40,000 मराठा जो सिर्फ तीर्थ यात्रा पर जगह जगह गए हुए थे उन्हें सरकलम कर दिया गया। उसमें बच्चे, बूढ़े, माँ बाप सब थे। तो क्यों भूल गए आप अपनी हिस्ट्री? नहीं याद रखना चाहते ना? क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं हर बार इतिहास दोहराया जाए, हर बार आपके सामने चीज़ें रिपीट हो। आप सिर्फ तब याद रखना चाहते हैं। वो 40,000 मराठाओं की क्या गलती थी? वो कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई तो हारे थे, वो मराठा हारे थे। और उसके बाद बाजीराव, पेशवा बाजीराव सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ पेशवा बाजीराव उसके बाद मानसिक अवसाद में चले गए। क्यों? क्योंकि उनके जो सबसे बड़े सरदार थे सबकी उसमें मृत्यु हो गई। और इस युद्ध में माता अहिल्याबाई होलकर के ससुर ने भी हिस्सा लिया, लेकिन वो क्यों बच पाए? क्योंकि उन्होंने एक वचन दिया था कि उस युद्ध क्षेत्र में या उसके आसपास जो भी हिंदू महिलाएं होंगी वो उन्हें बचाएंगी। तो उन महिलाओं को बचाने के लिए मल्हावराव होलकर उन सारी महिलाओं को लेकर सुरक्षित जगह पर ले गए जिससे वो बच पाए। तो यह सब माता अहिल्याबाई होलकर ने अपनी आंखों से देखा। उस आंखों पे देखने के बाद अब आप सोचिए आप किस समाज की परिकल्पना कर रहे हैं, किस सोते हुए समाज को कितना हिलाएं, इस समाज को कितना बताएं हिस्ट्री। आपके जीनोसाइड हो चुके, आपके लाखों लोग मर चुके, पर आप जगना नहीं चाहेंगे। आप अभी अपनी नींद में हैं। हम तो सेक्युलर हैं, हमें क्या मतलब। हम इस प्रोग्राम के लिए या किसी के लिए कॉल करते हैं कि नहीं, डोंट टेक इट अदरवाइज। पर शायद ये पार्टी अगर कोई कॉकटेल पार्टी हो और इवनिंग डिनर पार्टी हो तो मैं कहूँगी शायद मुझे किसी को इन्वाइट। तो ये, और दूसरा माता अहिल्याबाई होलकर के बारे में दूसरा अननोन फैक्ट, माता अहिल्याबाई होलकर ने इनडायरेक्टली रानी लक्ष्मीबाई का भी जो उनका एग्जाम्पल था वो उन्हीं के थ्रू बनी। कैसे? माता अहिल्याबाई होलकर जिस समकालीन में जी रही थी मालवा में, उस समय बाजीराव पेशवा के यहाँ पर इकोनॉमिस्ट थे, न्यायाधीश थे राम शास्त्री जी। उन्हीं के घर में आगे चलकर रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई। मतलब समझिएगा, जब आपके घर में एक बड़ा एग्जाम्पल सेट हो जाता है तो छोटे बच्चों को भी एग्जाम्पल मिल जाता है कि आपके ही परिवार में या आपके ही समकालीन मराठा साम्राज्य में माता अहिल्याबाई होलकर बनी है, तो उनको भी एक एग्जाम्पल सेट हो गया कि हाँ, नारी शक्ति इस हद तक जा सकती है। तो ये नृत्य, मैं मानती हूँ मैंने थोड़ा लंबा खींच दिया, ये नृत्य नाटिका मैं इसलिए कहना चाहूँगी जो ये
यंग फीमेल्स या यंग डॉक्टर्स या यंग बच्चियाँ या एक्सपेक्टिंग मदर इसको प्रेजेंट कर रही हैं, वो अपने आप में, मैं फिर से कहूँगी, मेरे इस देश के लिए मेरी जगह आने वाली पीढ़ी है जो मेरा दायित्व संभालेगी और सनातन के लिए आवाज़ उठाएगी। अब मैं इस नृत्य नाटिका में पार्टिसिपेट करने वाले सभी डॉक्टर्स को एक एक करके आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगी डॉक्टर अंकिता गुप्ता, पल्मोनोलॉजिस्ट, जीटीबी हॉस्पिटल। अभी उन्होंने आपके सामने गणेश वंदना प्रस्तुत की और ये हमारे इस सांस्कृतिक राष्ट्रवादिता ग्रुप की, मैं इनको कोरियोग्राफर बोलती हूँ। और इनके आज दोनों बच्चे सीरियसली काफ़ी बीमार हैं, फिर भी पल्मोनोलॉजिस्ट मैंने अपने बच्चों को सुला के, हस्बैंड को ठीक करके बेचारी यहाँ पर आई हैं। थैंक्स ऑल। डॉक्टर कीर्ति निर्मल, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जीटीबी हॉस्पिटल। ये वो यंग ब्रीड है जो हमसे 10-15 साल छोटी है और लगातार हमारे हर कार्यक्रम में हमारी बैकबोन करके खड़ी होती है। तो ये मेरा भविष्य है, मेरे भारत का भविष्य है। डॉक्टर नेहा बंसल, डेंटिस्ट, इनका क्लिनिक है दिलशाद गार्डन में। डॉक्टर नेहा बंसल। डॉक्टर एंजेलिका बट्टा, फार्माकोलॉजिस्ट एट एनडीएमसी एंड हिंदूराव हॉस्पिटल। अब ये चारों लोग जो हमसे छोटे हैं, मैं इनका एग्जाम्पल आप सबके सामने हमेशा कोट करती रहूँगी कि मुझे पता है मेरे बाद ये इस पीढ़ी को आगे लेके जाएंगे और सनातन की हर मंच पे बात करेंगी और हर बार अपनी बात उजागर करेंगी। डॉक्टर मोनिका कंसल, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट 26 ईयर एंड ऑनर एंड फाउंडर ऑफ कैलाश सर्जिकल सेंटर, ईस्ट दिल्ली। डॉक्टर कीर्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, जीवन अनमोल हॉस्पिटल, गर्ग हॉस्पिटल, ईस्ट दिल्ली। डॉक्टर स्वाति जैन, सीनियर कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, न्यू दिल्ली। डॉक्टर रेणु गुप्ता, प्रैक्टिसिंग एज आई सर्जन सिंस लास्ट 13 ईयर, डायरेक्टर ऑफ आई केयर सेंटर, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली। डॉक्टर सिंधुजा तिवारी, मेडिकल डायरेक्टर, कंसल्टेंट, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, केयरनेस्ट मेडिकल सेंटर, नोएडा। और डॉक्टर सिंधुजा की तीनों बेटियां, उनके लिए 20 जोरदार तालियां। आगे आइए, आप तीनों आगे आइए। वाची तिवारी, प्लीज कम फॉरवर्ड। वाची तिवारी, सताक्षी तिवारी एंड शिव्या तिवारी। डॉक्टर नीरजा गोयल, सीनियर कंसल्टेंट, गायनेकोलॉजिस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 33 ईयर एंड सीनियर अहिल्या बाई होलकर, आवर शो स्टॉपर। अब देखिए, इसमें मैंने बीमा हर तरह का कराया है, 10 साल वाला भी, 20 साल वाला भी और 30 साल वाला भी, क्योंकि ये मेरी बच्चियां 30 साल वाले बीमे की हैं। ये मेरे देश को और सनातन संस्कृति के लिए हमेशा आगे बढ़ेंगी और कार्य करेंगी। चलिए अब शुरू करते हैं नृत्य नाटिका।